या जात के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो दल आया है इस समय सत्ता में, ये भगवान राम के नाम पर खाली आए। भगवान राम का राम से सबके हैं, राम और कृष्ण और सीता सभी के हैं, भगवान शंकर सबके हैं, किसी एक धर्म को नहीं, हर आदमी उनके प्रति आस्था रखता है। तो उनके नाम पर इन्होंने केवल मंदिर के नाम पे मंदिर वहीं बनाएंगे कई स्लोगन दे के, और आपने तमाम तरह का ड्रामेबाजी किया और करके जो है मान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, सत्ता में आ गए। तो वही इनकी आदत पड़ चुकी है। इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई रोजगार का एजेंडा नहीं कि लोगों को रोजगार देना चाहिए। अभी देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में इलाहाबाद में लड़कों ने कल ही प्रदर्शन किया, 10-12 हज़ार 15 हज़ार लड़कों ने जाकर प्रदर्शन किया। ये जो घटिया फिल्में बनती हैं बम्बई में, द्विअर्थी संवाद दिया जाता है, उसके पीछे आधा सेक्स भी रहता है, आधा दूसरी चीज़ें, इसी तरीके का ये संवाद लोग बोलने की आदत है। जब इनसे पूछा जाएगा तो कुछ और कहेंगे, कहना कुछ और चाहेंगे, बटोगे तो कटोगे। उसको हर चीज़ के पीछे इनका सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की भावना या जातियों को आपस में बांटने की भावना रहती है। ये भी कहीं इनका ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और 2 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी भाषणबाजी दे रहे हैं और जिस तरीके से हिंदुत्व को साधने का जो काम चल रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा चल रहा है। झारखंड में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिए, वो सीधे तौर पे कहे कि अगर हेमंत सरकार अगर आती है तो आपके घंटी और शंख भी नहीं बजेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता हैं अनिल उपाध्याय जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो बोल रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है और इस भाषण से चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे। सर ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, ये संघ की विचारधारा के लोग या जो जनसंघ थी और अब भारतीय जनता पार्टी हो गई, इससे जुड़े जो लोग हैं, इनके पास मुझे लगता है कोई वैचारिक आधार नहीं है और न ही ये किसी वैचारिकी से कहते तो ज़रूर ये हैं कि हमारी विचारधारा है और हम एक भारतीयता और हिंदू संस्कृति और क्या विचारधारा लेके चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर भाजपा के जो नेता हैं उनको न तो हिंदुत्व के बारे में मालूम है, न हिंदू की परिभाषा मालूम है, न भारतीय संस्कृति और भारतीयता के बारे में भी उनका ज्ञान एकदम अपूर्ण है या है ही नहीं है उनके पास ज्ञान। उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, जो अपने को प्रधान सेवक करते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, जब उनको खुद ही इतिहास का, भूगोल का, अन्य चीज़ों का ज्ञान नहीं है और बराबर कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं तहसीला नालंदा पटना में बिहार में है, और कभी कुछ बोलेंगे सिकंदर जो है गंगा घाटी तक आ गया था, कभी वो बोलेंगे तुलसीदास, कबीरदास और रैदास सभी लोग एक समकक्ष थे, एक समान थे, जबकि सबके में काफ़ी अंतराल है। तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये राजनीति के नाम पर ये जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो जुड़े हुए हैं गुरु गोरखनाथ की पीठ से भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि गुरु गोरखनाथ की पीठ का भी ये ठीक से अर्थ नहीं जानते और उसका उनके आदर्शों को भी ये नहीं जानते, क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने जो पीठ स्थापित किया और जो उसके लिए ज़मीन आवंटित की गई, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि कोई आसिफुल्लाह कोई थे, नवाब थे या राजा थे, उन्होंने ही ज़मीन अलॉट किया था उस ज़माने में, 400-500 साल पहले जब भी वो ज़मीन बना था ये। और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीब लोग उस मठ से जुड़े थे और उन गरीबों के कल्याण के लिए काम करते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज जो दुनिया इतना बदल रही है और पूरी संस्कृति पूरे दुनिया की चेंज हो रही है, वातावरण चेंज हो रहा है और लोग कारपोरेट कल्चर जो आ रहा है उसमें धीरे धीरे लोग अभी जातिवाद और धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठ रहे हैं। पूरी दुनिया ऊपर उठ रही है और काफ़ी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आप हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति की आप बात करते हैं तो मुझे कोई परहेज नहीं है। हिंदू भी कोई अलग चीज़ नहीं है, सिंधु से ही हिंदू बना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सिंधु नदी किनारे रहने वाले थे हिंदू हो गए, तो वो हिंदू बने हैं। हिंदू कोई आपकी कॉपीराइट नहीं है कि आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं या आप ही हिंदू। हर पार्टी हिंदू का समर्थन करती है। हिंदू मतलब सब हैं। हिंदू में तो मैं मार दूँ, भारतीय मुसलमान जो कन्वर्टेड हैं पहले हिंदू ही थे, वो भी पुराने हिंदू हैं। तो सिंधु नदी के रहने वाले परिभाषा की सभी हिंदू हैं। खैर वो अपनी जगह है, लेकिन आप ट्राइबल एरिया में जाकर वो एरिया जो झारखंड का है, जो कहा जाता है कि धरती पे पूरा समुद्र था और सबसे पहले जो भूभाग धरती से ऊपर आया वो झारखंड का था। वही झारखंड का भूभाग सबसे पहले धरती पे ऊपर आया। वहाँ की जनता भोली भाली है,
वहाँ ट्राइबल अभी भी ज़्यादा हैं, आदिवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है और ट्राइबल ही लोग ज़्यादातर वहाँ सत्ता में, तब से झारखंड राज्य बना है तब से आए, और बिहार भी था तो उस क्षेत्र में ट्राइबल लोगों का ही वर्चस्व था। जमशेदपुर बना और जो कारखाने बने सब ट्राइबल एरिया में ही बने। तो ये कहा जाता है कि जो भी इंडस्ट्री बने, जो एरिया में जो विकास हो, तो उस एरिया के रहने वालों की संस्कृति और उनके विकास पे भी ध्यान देना चाहिए। तो टाटा ने भी जब जमशेदपुर बनाया तो वहाँ के लोगों को भी नौकरी मिली, आदिवासियों का भी जीवन में परिवर्तन आया। और सभी धर्म के लोग अपना अपना प्रचार करते हैं, मिशनरियाँ भी प्रचार करती हैं, हिंदू धर्म के लिए भी, आरएसएस के लोग भी और लोग भी अपना अपना प्रचार करते थे। तो आदिवासियों को कोई जाति नहीं होती थी या अलग से कोई उनका अपना प्रकृति से प्रेम करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, उनका पेड़ पौधे और प्रकृति की पूजा करते थे। तो जो लोग गए उनके हिसाब से जहाँ जहाँ जैसे गए थे, मैं इंडोनेशिया गया हूँ, मलेशिया भी गया हूँ, अन्य कंट्री में भी आसपास के मैं गया हूँ। तो मैंने वहाँ पूछा लोगों से कि हाँ वहाँ पर भी पहले आदिवासी थे क्या साहब, यहाँ पे कोई कल्चर अलग से नहीं था, अलग से धर्म था। तो बहुत से भारत से जो लोग गए, ऋषि मुनि गए या अगस्त मुनि के बारे में कहते हैं लोग, और लोग कहते हैं इंडोनेशिया में गए, बाली में गए, तो वहाँ अपने धर्म का प्रचार किया, तो हिंदू धर्म को मानने लगे। कुछ इस्लाम को मानने वाले भी वहाँ हो गए, लेकिन वहाँ पर कोई कटुता नहीं है। इस्लाम को मानने वाले आज वहाँ ज़्यादा हैं। लोग कहते हैं कि 98-97% जनसंख्या इस्लाम को मानने वालों के, मुसलमानों की है, लेकिन वहाँ कहीं कट्टरता नहीं दिखाई पड़ती है। वहाँ गणेश जी का फ़ोटो भी लगाया जाता है नोट के ऊपर, और उसमें मुझे नहीं लगता है कि मंदिर मस्जिद को लेकर वहाँ पर। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश आज़ाद 47 में हुआ, उस समय हिंदू मुसलमान सभी लोग मिल के लड़े, सिख ईसाई सभी लड़े, सभी लोग मिले, अंग्रेज़ों से लड़े और देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद हमने हमारा जो संविधान बना, जो हमने लोकतंत्र की परिभाषा बनाई, जो लोकतंत्र हमारा स्थापित हुआ, उसमें ये हुआ कि हम सदन सद्भाव की बात थी कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सबको लेकर हम चलेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेंगे, धर्म के नाम पर या जात के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो दल आया है इस समय सत्ता में, ये भगवान राम के नाम पर खाली आए। भगवान राम का, राम से सबके हैं, राम और कृष्ण और सीता सभी के हैं, भगवान शंकर सबके हैं, किसी एक को नहीं, हर आदमी उनके प्रति आस्था रखता है। तो उनके नाम पर इन्होंने केवल मंदिर के नाम पे मंदिर वहीं बनाएंगे कई स्लोगन दे के, और आपने तमाम तरह का ड्रामेबाजी किया और करके जो है आप मान जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया, सत्ता में आ गए। तो वही इनकी आदत पड़ चुकी है। इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई रोज़गार का एजेंडा नहीं कि लोगों को रोज़गार देना चाहिए। अभी देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में इलाहाबाद में लड़कों ने कल ही प्रदर्शन किया, 10-12 हज़ार 15 हज़ार लड़कों ने जाकर प्रदर्शन किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें क्या गलत है क्या सही है, लेकिन कम से कम लड़के अगर दलित हैं वो कह रहे हैं एक ही दिन में परीक्षा हो, 2 दिन में क्यों होती है। तो उनका अपना तर्क है, उनका कहना है कि 2 दिन में 2 तरह के पेपर होंगे, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा, गड़बड़ियाँ हो जाएंगी या हो सकता भेदभाव हो जाए। सरकार का कहना है कि साहब उसमें नकल हो रही है और उसके लिए, लेकिन नकल रोकने के और भी प्रबंध हो सकते हैं। दुनिया इतना विकसित हो चुकी है और आप नकल तक नहीं रोक पा रहे हैं, और उसके नकल रोकने के बाद बार बार पेपर आउट हो जा रहा है। पीछे जैसी परीक्षा जिसमें इतने लोग रोजगार पाते हैं वो परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं आप। तो आपके लिए रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, ट्राइबल्स के विकास का मुद्दा नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी खाली भाषण देते हैं कि हम कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे और लोगों पे आरोप लगाएंगे या अन्य दलों पे, स्थानीय दलों पे, कि साहब उन्होंने आदिवासियों को, मैं ही खाली आदिवासियों को हूँ। ठीक है, आपने आदिवासी को एक राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन केवल राष्ट्रपति बनने से पूरे आदिवासी समाज का कल्याण तो नहीं हो गया। तो कल्याण दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए, ईमानदारी दिखनी चाहिए, और जो आप काम कर रहे हैं वो दिखाई पड़ना चाहिए। केवल सड़कें बना देने से, थोड़ी सी केवल खेतिहर ज़मीन को कब्जा करके इंडस्ट्री बना देने से यार रोज़गार नहीं मिलता। रोज़गार वाले के छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी जो है सही माने विकास होता है। केवल शहरों में रोपवे चला देने से, कुछ अन्य तरीके की चीज़ें खिला देने से या सब्ज़ बाग दिखाने से। आप जब सत्ता में आए तो बोले 15-15 लाख सबको देंगे, 15 लाख लोगों को मिला नहीं, है ना। तो इस तरीके के जुमले बोलने से देश का कल्याण नहीं होगा और जनता आप नहीं। एक बात बताइए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये लगातार कहते जा रहे हैं भाषण में अपने, बटोगे तो कटोगे, तो ये क्या दिखलाना चाहते हैं समाज को और भारत की जनता, क्योंकि भारत की जनता बहुत भोली भाली भी है। देखिए, ये जो घटिया फिल्में बनती हैं बम्बई में, द्विअर्थी संवाद जो दिया जाता है, उसके पीछे आधा सेक्स भी रहता है, आधा दूसरी चीज़ें, इसी तरीके का ये संवाद लोग बोलने की आदत है। जब इनसे पूछा जाएगा तो कुछ और कहेंगे, कहना कुछ और चाहेंगे, बटोगे तो कटोगे। उसको हर चीज़ के पीछे इनका सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की भावना या जातियों को आपस में बांटने की ही भावना रहती है। ये भी कहीं इनका ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। अरे भाई, बटने का
वैसे भी अगर पूरे देश में जब बटे हम, हमारे आज़ादी के पहले भी जब गुलाम हुए हम, हमारे मुग़ल आए, हूण आए, शक आए, बाद में अंग्रेज़ आए, तो उस समय में भी जब आए तो राजस्थान के जो खास तौर से राजपूत थे वो आपस में बटे हुए थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे, वो अपने राज्य को ही देश समझते थे, उनका कोई एक परिकल्पना नहीं थी कि हमारा ठीक है देश। बाद में गुलामों मुग़लों के नियंत्रण में गया, मुग़लों के नियंत्रण में जाने के बाद फिर अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आया। अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आने से एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ, कम से कम एक नक्शा आपको मिल गया, पूरा भारत का एक बड़ा नक्शा मिल गया, और कम से कम थोड़ी सीमा हमारे निर्धारित हो। नहीं तो कोई हर राज्य अपना अपना सीमा, तो वो उसमें भी बढ़ते थे। अगर उस समय भी महाराणा प्रताप और मान सिंह सब लोग आपस में एक रहते तो मैं समझता हूँ अकबर कभी लड़ाई ना जीत पाता। अकबर ने शासन इसीलिए कर पाया क्योंकि ये आपस में लड़ते रहे। तो ये तो वैसे भी कहा जाता है कि आपस में लड़ना, ये देश की विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। राधा कृष्णन जी ने यही बात कहा है कि हमारा भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें तमाम जातियाँ, उपजातियाँ, धर्म, जाति को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह, या ऑर्केस्ट्रा पार्टी की तरह है हमारा समाज। या हमारा जब संकट आता है तो हम एक होते हैं, संकट के समय हम एक होते हैं। हमारे में चीन की लड़ाई हुई, चीन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान की लड़ाई हुई, और उसमें सब लोग मिलजुल के भाग लिए, सारे लोग। उसके बाद हम संगठित हुए। चीन ने जरूर धोखा दिया भारत को, और नेहरू जी पंचशील का सिद्धांत लेकर चल रहे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि चाइना ऐसा घुसपैठ वाला काम करेगा। तो उससे भले ही थोड़ा नुकसान हुआ, हमारी कुछ ज़मीन गई, लेकिन उससे हम अलर्ट हो गए। बाद में कांग्रेसी सरकारों ने सेना को मजबूत किया, उस मजबूती का परिणाम था कि हम 65 में भी जीते, और बाद में 71 में बांग्लादेश की लड़ाई में भी, जो बांग्लादेश बना पाकिस्तान था, उसको विभाजन करने में इंदिरा गांधी ने सफलता हासिल किया। तो हमारी सेना मजबूत हुई। अब ये प्रधानमंत्री कहेंगे और योगी जी कहेंगे 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आप ही नहीं किया क्या? 70 साल में हमने लोकतंत्र दिया, 70 साल में संविधान दिया। उस संविधान की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उस संविधान की वजह से ही तमाम पिछड़े, अगड़े या दलित तमाम लोग जो थे उनको पढ़ने का अवसर मिला, बराबरी का अवसर मिला। तमाम लोग पढ़ के जज बने, कलेक्टर बने, तमाम बने। पहले तो नहीं बनते थे, पहले तो कुछ खास वर्ग के कुछ ही लोग बन पाते थे। सबको समान अवसर तो मिला संविधान की वजह से। तो इनका न संविधान पे विश्वास है, और न किसी एक धर्म पे विश्वास है, न सद्भाव पे विश्वास है। सद्भाव बिगाड़ कर किस तरह से हम वोट अर्जित करें, किस तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करें, बस इतने तक ही इनका सोच है। बड़ी संकीर्ण विचारधारा, इस संकीर्ण विचारधारा से हमें उठना चाहिए, क्योंकि अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है। पूरी दुनिया बदल रही है, दुनिया में बदलाव हो रहा। अब पूरी दुनिया में हिंदू, मुसलमान, पिछड़े, अगड़े, इसके नाम पे कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, न आरक्षण के नाम पे अधिक समय तक कोई लाभ उठा सकता है। इसके लिए है कि हम विकसित हों, शिक्षित हों, सबको रोजगार मिले, सबको रोजगार के अवसर मिले, समानता हो सबके साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलेंगे, तभी देश और समाज का कल्याण होगा, और वही पार्टी आगे तक सर्वाइव करेगी। ये ठीक है। तो आप सुन रहे थे अनिल उपाध्याय जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, जिस तरीके से जो लगातार जो पंच लाइन है योगी आदित्यनाथ के पंच लाइन को भी बहुत सारे उदाहरण के तौर पे इन्होंने बता दिया है कि जो संविधान के तहत जिस तरीके से लोगों को आरक्षण मिला और जिस तरीके से सबको पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला वह बेहद सराहनीय है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।